नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम सभी करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए टॉप 35 क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो बुक 2 से रहेगा, है ना। जो बुक फर्स्ट है हमारी, उससे मैंने आपको 35 क्वेश्चंस करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन बनने थे इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए और प्री बोर्ड दोनों के लिए ही। और आज की इस वीडियो में मैं सेकंड बुक से लेके आऊँ टॉप 35 क्वेश्चन। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में। आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन बने लगभग तकरीबन तकरीबन 85 से लेके 90% क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेगा। जो मैं आपको टोटल दोनों बुक से 70 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके जाओ, बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दो। ठीक है। कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे हैं भाई लगातार। तो देखिए, हमारा जो RSSP का जो ऐप है, RSSP की ऐप पे आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। अभी डाला नहीं है, अभी बस जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और फिर अपनी स्टडी कर लेना भाई। ठीक है, बाकी इस वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक करके सभी क्वेश्चन को आपको समझना है। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला अगर आप सेकंड बुक से जाएंगे तो सेकंड बुक से जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट से आप क्या समझते हो। तो आप सभी को पता है कि 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। अब संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए जो भाषण उन्होंने दिया था, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी कि इंग्लिश में टेस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये था भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। अगला है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का मतलब यह है कि जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के बाद आपको पता है कि 3 प्रकार की जो चुनौतियां थी, हमें उसका 3 प्रकार की जो चुनौतियां थी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट 3 प्रकार की जो चुनौतियां थी उसका सामना पूरे भारत को, हमारे को करना पड़ा था राष्ट्र निर्माण से रिलेटेड। जिसमें सबसे पहली समस्या थी एकता के सूत्र में बांधने की। आपको पता है कि भारत जो था बहुत ही विशाल का देश था, है ना। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पे निवास करते थे। अब उनको एक सूत्र में बांधना था, उनको एकजुट करना था, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। दूसरी समस्या क्या थी बच्चे, लोकतंत्र स्थापित करने की। अक्सर ये माना जाता था कि जो लोकतंत्र है वो अमीर देशों में चलता है, गरीब देश, भारत जैसे गरीब देशों में लोकतंत्र की स्थापना करना मुश्किल था। अनपढ़ लोग थे, चुनाव व्यवस्था को फॉलो करना था, चुनाव आयोग का गठन करना था, बहुत पैसे खर्च होने वाले थे। लेकिन फिर भी हमने लोकतंत्र को अपनाया। ठीक है, आगे देखो, नियोजित विकास करना। तीसरी समस्या क्या थी, समानता पर आधारित, समानार्थिक विकास करना या समानता पर आधारित विकास करना या फिर नियोजित विकास करना, ये हेडिंग बना सकते हो, है ना। यानी कि विकास ऐसा हो जिसका फायदा सभी को मिले। ठीक है, किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि अमीर गरीब सभी को विकास का फायदा हो। ठीक है, तो ये आपका तीसरी समस्या होगी। विभाजन की समस्या क्या थी, अगला क्वेश्चन हमारा विभाजन की समस्या को लेकर है। ठीक है, विभाजन की समस्या को लेकर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे, पहली समस्या क्या थी कि आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया में जो विभाजन किया गया था, विभाजन का आधार किसको बनाया गया था, बहुसंख्यक, मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र को। यानी कि जैसे अगर आप इंडिया का मैप को देखोगे, ठीक है बच्चे, तो मैं बना देता हूँ रफ सा मैप, छोटा सा, है ना। तो आप सभी को पता है कि विभाजन का आधार ये बनाया गया है कि जिन एरिया में मुस्लिम ज्यादा है पूरे एरिया को पाकिस्तान बनाया जाएगा, और जिन एरिया में हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान रहेगा। तो अब एक जगह पे ऐसा एरिया नहीं था। ठीक है, दो एरिया ऐसे थे जहां पे मुस्लिम जो थे वो बहुत ज्यादा थे। एक तो आपका पश्चिम में था और दूसरा पूरब में था, है ना। तो कोई ऐसा तरीका था नहीं कि भाई इन दोनों एरियाओं को आप एकजुट कर दो, मिला दो और मतलब देश बना दो। तो ऐसा तरीका नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो विभाजन कर रहे थे ब्रिटिश अधिकारी वगैरह, उन्होंने क्या किया, दो पाकिस्तान बना दिया। एक आपका पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है इसको हम पूर्वी पाकिस्तान पहले बोलते थे। ये बात आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप बताएंगे कि भाई कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो, बल्कि दो एरिया ऐसे थे जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। एक पूरब में था तो दूसरा पश्चिम में था, है ना। इसलिए क्या डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान दो भागों में बंटेगा। इसके अलावा दूसरी समस्या यह थी कि बहुत सारे मुस्लिम एरिया जो थे वो भी पाकिस्तान में शामिल होने को तैयार नहीं थे। जैसे कि एक हमारे बहुत ही फेमस लीडर है खान अब्दुल गफार खान, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले थे, है ना। और ये पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे भाई। ठीक है, तो बहुत सारे मुस्लिम एरिया भी पाकिस्तान में शामिल होने को तैयार नहीं थे। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया
ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में भी अनेक हिस्सा बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे, है ना। इन एरिया बंगाल और पंजाब, आपको पता है कि बंगाल और पंजाब को अलग करके ही पाकिस्तान बना था, है ना। पंजाब के बहुत सारे एरिया को अलग करके पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बंगाल के एरिया को अलग करके बनाया गया था। तो लेकिन इन एरिया में भी क्या था, पंजाब और बंगाल में बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहां पे हिंदू या फिर गैर मुस्लिम लोग निवास करते थे। तो फिर यहाँ पे क्या फैसला होगा, तो यहाँ पे भी यही फैसला हुआ कि जिन एरियाओं में मुस्लिम ज्यादा है वो एरिया पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा और जिन एरिया में हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। ऐसा कोई प्रस्ताव, मतलब ऐसी योजना उन्होंने बनाई थी, ठीक है। इसीलिए आपको पता है कि पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा था वो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। सबसे ज्यादा जो हिंसक लड़ाइयां हुई वो यहीं पे देखने को हमें मिलता है ना। इसके अलावा चौथी समस्या विभाजन की, चौथी समस्या किसकी थी, अल्पसंख्यकों की थी, है ना। जब विभाजन हो गया तो आपको पता है कि दोनों एरियाओं में बहुत ज्यादा संख्या में अल्पसंख्यक बच गए थे। अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा संख्या में बच गए, उनको सही ठिकाने पे पहुंचाना, उनको घर उपलब्ध कराना, है ना। बहुत ज्यादा समस्या थी भाई अल्पसंख्यकों की, क्योंकि जब विभाजन हुआ तो विभाजन के अगले दिन उनको पता नहीं था कि किस देश में रह गए। उनके ऊपर हमले होने स्टार्ट हो गए, उनके साथ मारकाट वगैरह जैसी घटनाएं देखने को मिलती है ना। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो ये खत्म हो गया। अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। विभाजन के क्या परिणाम थे, विभाजन के क्या परिणाम थे बताइए, ठीक है। तो विभाजन जो हुआ 1947 में, वो विश्व का सबसे बड़ा स्थानांतरण था। मतलब कि बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा था भाई, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थानांतरण कहा जाता है। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं का अपहरण हुआ, बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिली, जबरन उनसे शादी की गई, है ना। उनके मतलब कहे तो महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार हुआ। हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है। धर्म के नाम पे एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। वो गदर एक प्रेम कथा, वो मूवी आपने देखी होगी। अन्य वस्तुओं का बंटवारा हुआ, है ना। आपको पता है कि जमीन के साथ साथ कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, रेलवे कर्मचारी इत्यादि सभी चीजों का बंटवारा हुआ। बहुत सारे लोगों को शरणार्थियों के रूप में रहना पड़ा। लगभग 80 लाख लोग शरणार्थी के रूप में रहे, है ना। ये भी एक बहुत गंभीर समस्या थी। अगला देखो भाई, हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ। हैदराबाद का विलय क्यों कठिन था, समझाइए। हैदराबाद का विलय क्यों कठिन था। तो आपको पता है कि हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। निजाम जो है वो बहुत ही दौलतमंद व्यक्ति में शुमार होता था, है ना। तो 1947 में ही क्या होता है, 1947 में ही निजाम ने क्या किया था, 1947 में ही भारत सरकार के साथ यथास्थिति बहाल करने की जो एक समझौता पत्र है उस पर हस्ताक्षर किया था, है ना। इसी बीच क्या होता है, यथास्थिति का मतलब है कि जैसी स्थिति हैदराबाद में है वैसे ही रहने दिया जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन हो जाते हैं हैदराबाद में। तेलंगाना के किसानों ने क्या किया, निजाम के दमनकारी शासन के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, खड़े हो उठे। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी, महिलाएं भी इस आंदोलन में कूद पड़ी। तो एक आंदोलन का मतलब जो विस्तार है वो वहां पे होने लगा था हैदराबाद में, ठीक है। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस आंदोलन के अग्रणी पंक्ति में थे। मतलब इस आंदोलन को लीड कर रहे थे वो कम्युनिस्ट पार्टी, और हैदराबादी जो कांग्रेस थी वो कर रही थी। आंदोलन को देखकर निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया, जिसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार मतलब कि जो मारकाट में विश्वास करते थे, अव्वल दर्जे के अत्याचारी होते थे। उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया, खास करके बहुत सारी महिलाओं को मारा, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया, है ना। अब इस स्थिति को देखते हुए भारतीय सरकार ने सेना का प्रयोग किया, इंडियन सेना को वहां पे भेज दिया, है ना, हैदराबाद में। कुछ समय तक लड़ाइयां हुई भारतीय सेना और निजाम की सेना के बीच में, और उसके बाद निजाम ने घुटने टेक दिए और इस तरीके से भारत में हैदराबाद का विलय हो गया, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम आम चुनाव करवाने में आने वाली प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखो भाई, भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ 1951-52 में, उसमें बहुत सारी समस्याएं आई थी। पहली समस्या क्या थी भाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना बहुत मुश्किल था उस समय के लिहाज से, क्योंकि उस समय गरीबी, है ना, अनपढ़ता, बहुत सारी समस्याएं थी। चुनाव क्षेत्र का सीमांकन तय करना बहुत मुश्किल था भाई, सीमा अलग अलग सीमाएं निर्धारित करना बहुत मुश्किल काम था। मतदाता सूची बनाने में भी बाधाएं आ गई, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का नाम दर्ज नहीं किया गया। जिनका नाम दर्ज किया गया उनका नाम अला की बेटी, फला की बीवी, इस तरीके से नाम दर्ज किया गया, ठीक है। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई पहली बार चुनाव हो रहा था, लोगों को पता नहीं था कैसे होगा चुनाव, किस तरीके से होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम, है ना।
कम साक्षरता थी, मतलब कि पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम थे, और उनके लिए एक सरल मतदान की पद्धति भी सेलेक्ट करना होगा जिसको ये अनपढ़ लोग आसानी से समझ सके। तो ये भी पॉइंट आप बताइए, ठीक है। और पॉइंट है बस, ठीक है। तो प्रथम आम चुनाव में कौन कौन सी समस्या आई थी हम समझ गए। अब हम बात करते हैं प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व किन कारणों से था भाई। आपको पता है कि प्रथम 3 आम चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी ने बहुत भारी भरकम बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। क्या कारण थे, है ना। तो पहला कारण क्या था कि स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कांग्रेस पार्टी ने, तो इस वजह से लोगों की एक सहानुभूति इस पार्टी के प्रति थी। सुसंगठित पार्टी थी, मतलब सारी योजनाएं ये संगठित होकर बनाते थे, तो ये भी बहुत बढ़िया था इस पार्टी के लिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी थी बच्चे, देश की सबसे पुरानी पार्टी थी कोई भी पार्टी, क्योंकि आपको पता है कि 1885 में इस पार्टी की स्थापना हो गई थी। इस समय तक कोई भी पार्टी नहीं थी, है ना। पुरानी पार्टी होने का फायदा इसको मिलता है। पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था, मतलब पूरे देश में ये पार्टी फैला हुआ था, तो इसका भी फायदा हुआ। प्रसिद्ध नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रसिद्ध नेता इस पार्टी में शामिल थे, जिन्होंने इस पार्टी को लीड किया, है ना। रैलियां आयोजित की, वहां अलग अलग देश के हिस्से में गए, ठीक है। सबको समेट कर मेल जोल के साथ चलने की प्रकृति थी भाई, सबको समेट कर, मतलब वही कह दो कि सबको महत्व देने की, सभी वर्ग, सभी समाज के सभी तबके को इसमें जगह मिलता था भाई इस पार्टी में। भारत की चुनाव प्रणाली की वजह से भी, जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली वाली जो चुनाव व्यवस्था है, इसकी वजह से भी ये पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाती गई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप बताओ। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत और मैक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय पर एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। मैक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भारत में जो एक पार्टी का वर्चस्व रहा और दुनिया के और दूसरे देशों में भी एक पार्टी का वर्चस्व, जैसे कि चाइना में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है ना। रसिया में भी एक पार्टी का प्रभुत्व है, मैक्सिको में एक पार्टी का प्रभुत्व है, क्यूबा जैसे छोटे देशों में भी एक पार्टी का दबदबा है। लेकिन भारत में जो एक पार्टी का दबदबा रहा और उन देशों में जो एक पार्टी का दबदबा रहा, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। देखो क्या अंतर है, आओ जरा पढ़ते। देखो, मैक्सिको में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी पीआरआई की विजय रही, है ना, ही विजयी रही। बाकी पार्टी बस नाम मात्र की थी ताकि शासक दल को वैधता मिल सके, है ना। मतलब एक पार्टी है वहां पे पीआरआई, इसी को चुनाव लड़ने का हक है, और पार्टियां है लेकिन चुनाव ही लड़ती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब चुनाव लड़ रही है तो विजय हो जाए और पूरी दुनिया को ये दिखाए कि हाँ भाई हम एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक देश नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। चुनाव के नियम शासक दल के अनुरूप तय किए गए हैं। शासक दल ने चुनाव में अक्सर हेरफेर तथा धांधली की, ठीक है। भारत में एक दल के प्रभुत्व के पीछे कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत हासिल थी, है ना, ये फेमस पार्टी थी। चुनाव हुए, चुनाव में चुनाव प्रचार हुए और विपक्षी पार्टियां भी थी, उन्होंने भी चुनाव लड़े। लेकिन भारत में एक पार्टी का जो वर्चस्व कायम हुआ वो लोकतांत्रिक तरीके से कायम हुआ, लेकिन उन देशों में लोकतांत्रिक तरीके से कायम नहीं हुआ, ठीक है। मैक्सिको में खास करके, और जो जिसका एग्जांपल हमें इस क्वेश्चन में देना था उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, अब ये पेज व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। अभी तक ब्लैक ब्लैक थे हम सभी, ब्लैक ब्लैक पे मैं भी क्या मस्त दिख रहा था। देखो मेरा थोबरा क्या मस्त दिख रहा है ब्लैक ब्लैक पे, लेकिन अब व्हाइट कर दूंगा तो मेरा थोबरा उतना बढ़िया नहीं दिखेगा। ये देखो, ये देखो, थोड़ा थोबरा सही नहीं दिखेगा भाई, पर कोई ना, बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलो देखो, बॉम्बे प्लान क्या था। बॉम्बे प्लान क्या था 1944 में, क्या होता है। अरे भाई पेज ये कलर भी चेंज करना होगा ना भाई, है ना, कलर चेंज कर देते ना। बॉम्बे प्लान क्या था 1944 में, बॉम्बे में उद्योगपतियों का एक समूह इकट्ठा होता है ना। कुछ उद्योगपति है इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई सरकार से एक तरीके से आग्रह करते हैं कि भाई नियोजित अर्थव्यवस्था चलाई जाए, है ना। चलाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव रखते हैं, जिसको हम बॉम्बे प्लान कहते हैं, ठीक है भाई। 1944 में क्या हुआ, कुछ उद्योगपति इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हमें, मतलब उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नियोजित तरीके से सरकार चलाए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान बोलते हैं, ठीक है। केरल मॉडल क्या था बच्चे, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, केरल मॉडल क्या था। तो केरल में विकास के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसको हम केरल मॉडल कहते हैं, जिसके तहत शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, है ना, निर्धनता को कम करना, भूमि सुधार, गरीबी को खत्म करना, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया गया और केरल अच्छा खासा डेवलप किया भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है आपके इसमें केरल मॉडल में। भारत के विदेशी संबंध के तत्व बताइए भाई, भारत के विदेशी संबंध के तत्व क्या है। तो भारत के विदेशी संबंध का पहला तत्व है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है कि महाशक्ति के बनाए किसी भी गुट में हमें शामिल नहीं होना है ना।
गुटों से अलग रहना है। पंचशील समझौता है जो कि चाइना और भारत के बीच में हो चुका है ना, संबंध को बेहतर बनाने के लिए। शांतिपूर्वक अस्तित्व की हम बात करते हैं कि भाई शांतिपूर्वक सभी देशों को अपना अस्तित्व बनाए रखने का अधिकार मिलना चाहिए। हम पूरी तरीके से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का मतलब होता है नए देशों को गुलाम बना लो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के चक्कर में, है ना, मतलब अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना साम्राज्यवाद है, और उपनिवेशवाद का मतलब होता है गुलाम बना लेना। ठीक है, तो हम हर तरीके से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, यूएनओ का समर्थन करते हैं हर तरीके से, निशस्त्रीकरण को महत्व देते हैं, यानी कि अस्त्र शस्त्र पे कंट्रोल रखा जाए, विश्व शांति की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है तो उसकी हम बात करते हैं, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे इन्हीं सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है बहुत अच्छे से भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो इन पॉइंट्स को आप खुद पढ़िए, है ना। सारे पॉइंट्स में पढ़ने लगा बहुत टाइम जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम वाला पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, 5वां पॉइंट देखो, हम मतलब पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखते हैं, परिवार मानते हैं। ठीक है, ये है वसुधैव कुटुंबकम में। नेहरू की विदेश नीति के तत्व बताइए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेहरू जी की विदेश नीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से है। ठीक है, तो 3 तत्व है नेहरू की विदेश नीति में, 3 बातें आपको पता है, नेहरू जी ने 3 बातों पर जोर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो नेहरू जी थे वो पहले प्रधानमंत्री होने के साथ साथ हमारे देश के विदेश मंत्री भी थे, है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई कठिन संघर्षों से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना है हमारे को, सबसे पहले तो भाई संप्रभुता को बचाए रखना है, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना है, यानी कि हमारा जो देश है एकजुट होकर रहे, ठीक है, कोई क्षेत्र अलग ना हो जाए हमसे, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना है। तो ये नेहरू जी की विदेश नीति के 3 तत्व आप बताएंगे। ओके, सबको आगे बढ़ो। भारत के परमाणु कार्यक्रम व परमाणु नीतियों की विशेषता बताइए। भारत के परमाणु कार्यक्रम और परमाणु नीति दोनों चीज आपको इसमें बतानी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है 1940 में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत होती है होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। 1940 में शुरू हुआ परमाणु कार्यक्रम, किसके नेतृत्व में, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। ठीक है, मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया और अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। भारत एनपीटी, सीटीबीटी जैसी नीतियों का विरोध करता आ रहा है, क्योंकि भारत का मानना है कि भाई ये सारी जो संधियां है वो अन्याय पूर्वक है ना, ऐसा भारत का मानना है। भारत की परमाणु नीति क्या है, देखो, भारत अपने परमाणु कार्यक्रम का प्रयोग शांतिपूर्वक कार्यों के लिए करेगा। ठीक है, परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे भाई, शांतिपूर्वक उद्देश्य से करेंगे। भारत पहले कभी भी कभी भी अपने परमाणु बम का प्रयोग पहले नहीं करेगा, मतलब पहले कभी नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला करता है तो हम करेंगे, पहले नहीं करेंगे परमाणु हमला किसी के ऊपर। भारत ऐसे देश पर परमाणु हथियार से हमला नहीं करेगा जो परमाणु संपन्न नहीं है। ठीक है, जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है उस देश पे परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु से संबंधित की गई संधि एनपीटी, सीटीबीटी, एलटीबीटी, इन सब का भारत हमेशा से विरोध करता है, क्योंकि ये भेदभाव पूर्वक संधियां है ना। आगे आओ, अगला क्वेश्चन क्या है, 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है भाई। 1960 के दशक को अपन लोग एक खतरनाक दशक क्यों कहते हैं, क्या रीजन है। ठीक है जी, तो देखो 1960 के दशक में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है भारत में, है ना, जो कि खतरनाक दशक कहा जा सकता है। जैसे कि मानसून असफल रहा, मानसून ने हमारे किसानों का साथ नहीं दिया, आर्थिक कठिनाई देखने को मिली, 2 प्रधानमंत्री जो है आपको पता है 1964 में हमारे जो नेहरू जी थे वो चल बसे, है ना, फिर उनके लगभग 1966 में हमारे शास्त्री जी चल बसे, तो 2 प्रधानमंत्री की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। पाकिस्तान और चाइना के साथ हमें इसी दशक में युद्ध करना पड़ा, सांप्रदायिक दंगे हुए, ठीक है, गरीबी बढ़ी इस समय, गैर बराबरी यानी कि असमानता में भी वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये सारे ऐसे पॉइंट है, क्षेत्रीय विभाजन जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जिससे ये समझ सकते हैं कि 1960 का जो दशक था वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक दशक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन कहता है कि चौथी आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है ना। देखो, चौथा जो आम चुनाव था वो वास्तव में राजनीतिक भूकंप जैसा ही था, क्योंकि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में किसी तरीके से बहुमत तो मिल गई, लेकिन राज्य विधानसभा की जो चुनाव है, राज्य विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार गई भाई। लोकसभा में जीत गई, लेकिन वोट का जो परसेंट है उसमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिलता है, लोकसभा में भी। और राज्य विधानसभा में बहुत सारे राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई थी,
इसीलिए इसको एक हम भूकंप की संज्ञा देते हैं। देखो क्या लिखा है कि दिल्ली से हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन में एक भी ऐसा राज्य नहीं था, राज्य से नहीं होकर गुजरता था जहां पे कांग्रेस पार्टी का शासन हो, है ना। विधानसभा में व राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी, जिसमें 7 राज्य में वो हार गई थी और 2 राज्यों में दल बदल हुआ था और उसकी वजह से उसकी सरकार जो है वो नहीं बन पाई थी, है ना। जिन दो राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी वह देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। यह राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे, है ना। अलग अलग हिस्सों में भाई ये राज्य थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे वो चुनाव हार गए थे, जैसे कि बिहार के वीवी सहाय, पंजाब के अतुल्य घोष, महाराष्ट्र के एस के पाटिल, तमिलनाडु के कामराज, ये सब चुनाव हार गए थे भाई। सारे दिग्गज नेता जो थे वो चुनाव हार गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, गैर कांग्रेसवाद किसे कहते हैं? गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हो? तो होता क्या है कि 1967, हाँ जी सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 1967 का जब चुनाव होता है ना, तो 1967 के चुनाव में बहुत सारी जो विपक्षी पार्टियां होती है वो सब एकजुट हो जाती है और कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा खोल देती है, कांग्रेस के खिलाफ एक गठबंधन बनाती है। जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, जिनकी सोच बिल्कुल अलग है, सब एक हो रहे हैं। इसी घटना को समाजवादी एक नेता थे, समाजवादी नेता हमारे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने क्या नाम दे दिया? गैर कांग्रेसवाद। मतलब सारी गैर कांग्रेसी पार्टी एकत्रित हो गई, एक मंच पे आ गई और कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए एक गठबंधन बनाया, एक मोर्चा खोला, कांग्रेस विरोधी मोर्चा खोला। इसी को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया किसने? राम मनोहर लोहिया ने। भारत में आपातकाल लगाने के प्रमुख कारण क्या थे? भाई देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है, मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हुआ चलता हूँ और चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। देखो भारत में आपातकाल लगाया गया था, आपको पता है 1975 में आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, है ना। और काला दिन साबित हुआ, हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा है ये, ठीक है। तो आपातकाल क्यों लगाया था इंदिरा गांधी ने? देखो आर्थिक कारण माना जाता है। आर्थिक कारण में आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध हुआ था, है ना। बांग्लादेश के साथ हमारा, देखो हाँ, पहला पॉइंट 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन ये नारा कहीं ना कहीं असफल रहा। 1971 में ही बांग्लादेश के साथ युद्ध होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हमारा यहाँ पे खर्च हो जाता है। 80 लाख शरणार्थी वहां से भारत में आते हैं, उनको उस 80 लाख शरणार्थी का दबदबा है और साथ ही साथ हमारे रिसोर्सेज भी यहाँ पे खर्च हुए हैं, तो इससे भी दिक्कतें थी, है ना। जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, औद्योगिक विकास दर लगातार गिरता जा रहा था, मानसून की असफलता की वजह से खेती अच्छी नहीं हो पा रही। मतलब कि आर्थिक तौर पे हम देखें तो भारत की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी थी इस समय तक, 1970, 71, 72 के समय टाइम पीरियड तक, है ना। तो आर्थिक कारण तो रहेगा, आर्थिक कारण में बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे है। छात्र आंदोलन होता है, आपको पता है बिहार में एक छात्र आंदोलन, गुजरात में होता है जो कि 1974 में होता है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। बिहार में होता है 1974 में होता है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, है ना। अब ये महंगाई की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से आंदोलन होते हैं और इससे भी सरकार को लगता है कि ये जो छात्र आंदोलन है ये उनको सही से अपना काम करने नहीं दे रहे, है ना। और इस वजह से वो इंदिरा गांधी जो है आपातकाल लगा देती है। यहाँ पे थोड़ा सा छात्र आंदोलन के बारे में ज्यादा विस्तार से बता दिया, दोनों बिहार और गुजरात दोनों, है ना। जयप्रकाश नारायण ने किस तरीके से रामलीला मैदान में तबाही मचा दिया था, है ना। रामलीला मैदान में गए, उन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। न्यायपालिका के साथ आपको पता है संघर्ष होता है, सरकार का जो है न्यायपालिका के साथ संघर्ष होता है कि मौलिक अधिकार में कटौती सरकार कर सकती है या नहीं कर सकती, या फिर हमारे जो संपत्ति के अधिकार है उसमें काट छाट कर सकती है या नहीं, है ना। संसद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों की कमी कर सकती है या नहीं। ऐसे मुद्दों को लेके न्यायपालिका और आपको पता है कि सरकार के बीच में मतभेद होता है और न्यायपालिका ने सीधा कह दिया कि किसी प्रकार के मौलिक अधिकार की कटौती जो है सरकार नहीं कर सकती। इससे दोनों के बीच में संघर्ष होता है ना। रेल हड़ताल होता है, रेल हड़ताल वाला पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, ये इलाहाबाद का हाई कोर्ट के फैसले ने भाई बहुत ज्यादा पिनका दिया इंदिरा गांधी को। पिनकाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो क्या है, इसको जरा समझो। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था भाई। असंवैधानिक मतलब कि उन्होंने गलत तरीके से निर्वाचन हुई है, ठीक है। अब देखो राज नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 में बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़े थे।
इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है ना, सरकारी कर्मचारियों की जो सेवा है उसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया है, जो कि गैर कानूनी है, गैर कानूनी माना जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया है कि कानूनन इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहेगी अगर वह अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं हो जाती, मतलब निर्वाचन नहीं हो जाती, उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटना होगा। ठीक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 4 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन रे हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक स्थानादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी। अब देखो, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको इंदिरा गांधी कहां लेके चली गई? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में तो भाई इसी का जज बैठा हुआ है, इसने बोल दिया कि जब तक इंदिरा गांधी ने जो अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेजा है तब तक इस पे सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक वो क्या रहेगी? कामकाज को कर पाएगी, है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो सीधा मना कर दिया कि नहीं कर सकती भाई, प्रधानमंत्री के पद पे नहीं है वो, सांसद के पद से भी उसको कहीं ना कहीं हटा दिया गया एक तरीके से, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने में क्योंकि उसका खुद का न्यायाधीश था, तो भाई खुद से चुना हुआ न्यायाधीश था, तो उसने सारे काम को करने की अनुमति दे दी। लेकिन इसी समय क्या होता है, जयप्रकाश नारायण और विपक्षी दल के नेताओं ने क्या किया? इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने के लिए कहा। और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया गया, है ना। इंदिरा गांधी के खिलाफ रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन जो है वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बुलाया जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, है ना, जेपी ने तो भाई सीधा बोल दिया जेपी ने पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन करने से मना करने के लिए बोल दिया, मतलब मना कर दिया कि भाई मत मानो सरकार की जो भी बातें है। सरकार ने इन घटना के जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी, है ना जी, आपातकाल लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आपातकाल किस तरीके से लगाया गया था उसके बारे में थोड़ा पॉइंट है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसमें एक्स्ट्रा आंसर बहुत है भाई। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दिया है, तो आप लोग थोड़ा काट छाट करके इसका आंसर सही कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा आंसर हो गया, इतना आंसर हमें नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें बहुत है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के परिणाम बताइए। भाई आपातकाल के क्या परिणाम रहे? तो आपातकाल में आपको पता है कि निवारक नजरबंदी के तहत बहुत सारे विपक्षी लीडर्स को जेल में पकड़ के डाल दिया गया, है ना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत बड़े स्तर पे गिरफ्तारी हुई भाई। इसके अलावा प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, है ना, प्रेस वाले जो है वो बिना सरकार की अनुमति के कुछ छाप नहीं सकते थे। आपातकाल के दौरान इंडियन एक्सप्रेस व स्टेटमैन सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ पेज को वह खाली छोड़ देते थे, है ना, काला ही ब्लैंक छोड़ दिया करते थे। ठीक है, मेन स्ट्रीम और सेमिनार ने सरकार के सामने घुटने टेकने से बेहतर बंद होना उचित समझा। मतलब ये दोनों ने इन दोनों ने क्या किया? अपने आप को बंदी कर लिया। ठीक है, ये दो समाचार पत्र होंगे, उन्होंने अपने आप को बंद होना ज्यादा सही समझा, इसके अलावा बंद कर लेना ज्यादा सही समझा। पद्म विभूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी पदवी वापस कर दी। ठीक है, आपातकाल के विरोध में इन्होंने अपनी पदवी को वापस कर दिया था, तो ये भी आपातकाल के पॉइंट में बताओ। इसके अलावा आपातकाल का एक और परिणाम ये हुआ कि 42वां संशोधन आपातकाल के दौरान में हुआ, है ना, जिसमें विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, ये प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपातकाल का परिणाम था, 42वां संशोधन भी आपातकाल का ही परिणाम था। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आंसर खत्म होता है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ठप पड़ने पर देश में कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी? व्याख्या कीजिए। मतलब भारत में जब आपातकाल लगा था तब लोकतंत्र भारत से विदा हो चुका है, लोकतंत्र की विदाई हो चुकी थी, तो उस समय कैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी? व्याख्या कीजिए। देखो, बहुत ज्यादा संख्या में लीडर्स जो विपक्षी पार्टी है उनको जेल में डाल दिया गया, है ना, जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे जगह पे निवारक नजरबंदी के तहत उनको जेल में डाला गया था। आम नागरिकों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। कुछ ऐसे लोग जो कि संवैधानिक किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं थे, उन्होंने भी पावर का इस्तेमाल किया, जैसे कि संजय गांधी का एग्जांपल आपको इस आंसर में मिलेगा। संजय गांधी किसी भी पद पे नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे दिल्ली में बहुत सारे लोगों को उनकी झुग्गी झोपड़ियों को साफ करके उनको घर से भगा दिया।
नसबंदी करवा दी, बहुत सारे लोगों की जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए उसने नसबंदी करवाना शुरू कर दिया। तो ये आपातकाल के दौरान ये सारी घटनाएं घट रही थी भाई। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पॉइंट सारे लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेना आप सभी। ठीक है, संजय गांधी के बारे में भी मैंने बोला, गरीबों को मनमाने ढंग से उनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा, ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलो बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है, इसकी बात करेंगे। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, 73 नहीं होगा यार, 73 नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक मिनट, डेट सही है, मैं एक बार सर्च कर लेता हूं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैंने क्लियर कर लिया। हाँ, 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई। अरे सिंपल हो गया, ये लाइन थोड़ा टफ हो गया, आप लोगों को समझने के लिए टफ हो गया। देखो, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में हुआ। इस प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठी थी, मतलब कि जो क्षेत्र जो है उनके लिए कुछ स्वायत्तता मिले, है ना। देखो आगे क्या लिखा है, आगे कुछ है, देखो इस प्रस्ताव के मांग में क्या क्या चीजें थी। प्रस्ताव की मांग में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात की गई थी कि भाई आपको पता है कि भारत में क्या है, केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा पावरफुल है, राज्य सरकार कम पावरफुल है, तो इसलिए केंद्र और राज्य के संबंध को फिर से परिभाषित किया जाए, पुनर्परिभाषित किया जाए। ठीक है, इस प्रस्ताव में सिख कौम, नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाले का ऐलान किया गया, मतलब सिख समुदाय के को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव जो था वो रखा गया था। इस प्रस्ताव यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता था, यानी कि संघवाद और मजबूत होना चाहिए। संघवाद का मतलब आपको पता है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो है वो और मजबूती से होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है बच्चे? ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको पता है कि पंजाब में जो अलगाववादी आंदोलन हुआ था, है ना, उसमें भिंडरावाले जो है उसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो अपना मुख्यालय बनाया था, तो भिंडरावाला से कहीं ना कहीं स्वर्ण मंदिर को मुक्त करने के लिए 1984 में, जून 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था भिंडरावाला से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाब समझौता क्या था बच्चे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पंजाब समझौता क्या था, तो 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी ने धर्मपंथी अकाली दल के जो एक नेता थे उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया था, है ना। अकाली दल के तत्कालिक जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? हरचंद सिंह लोंगोवाल। ठीक है, तो राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में ये पंजाब समझौता होता है। 1985 के जुलाई में ये समझौता किया जाता है, 1985 के जुलाई में ये समझौता होता है, पंजाब समझौता। ठीक है, इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता तथा पंजाब समझौता भी कहते हैं, मतलब दोनों नाम से आप जान सकते हो। ठीक है, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता बोल दो या फिर पंजाब समझौता बोल दो, एक ही बात है भाई, पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? पंजाब समझौते में अमल कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमल मतलब कि शांति व्यवस्था कायम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने, है ना। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाए। ठीक है, चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दिया जाए। खैर अभी तक दिया नहीं गया है, लेकिन इस समझौते में ये प्रस्ताव रखा गया था, इस बात को भी मान भी लिया गया था। पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है भाई, पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक अलग आयोग बननी चाहिए। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण बैठाई जाए, मतलब कि एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि या कुछ अधिकारियों का ग्रुप बनाया जाए जो कि क्या करे, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के बीच में जो भी रावी नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो भी विवाद है उसको सुलझाया जाए। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। आगे देखो अगला क्या है, समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब उग्रवादी से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उसके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई थी, है ना। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात भी मान ली गई थी। विशेष सुरक्षा बल अधिनियम के तहत वहां पे मतलब
ज्यादा से ज्यादा सैनिक बल को तैनात किया गया था, तो इसको कहीं ना कहीं वापस लेने की भी प्रस्ताव जो है इसमें रखी गई थी। ठीक है, तो ये पंजाब समझौते के बारे में क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। असम में आप घूमने चलते, पंजाब बहुत घूम लिया तुम लोगों ने। असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चे, देखो असम वाले टॉपिक से, मणिपुर वाले टॉपिक से, गोवा का विलय कैसे हुआ, मणिपुर का विलय कैसे हुआ, वो सारे टॉपिक देख के जाना। मैंने वहां से क्वेश्चन ज्यादा ऐड नहीं किए हैं, लेकिन देख के जाना, देख के जाना, मैं कह रहा हूं देख के जाना, पेपर में आएगा। गोवा का विलय, मणिपुर वाला टॉपिक, ठीक है, और आपका असम वाला तो मैं बता ही रहा हूं। ठीक है, यही सारे है ना। देखो, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, व्याख्या कीजिए। तो आपको पता है कि भाई जो असम आंदोलन जो चला था, वो आर्थिक पिछड़ेपन और सांस्कृतिक अभियान, इन दोनों की मिलीजुली अभिव्यक्ति है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे दूसरे संस्कृति के लोग आ रहे हैं, वहां पे उनको लग रहा है कि उनकी संस्कृति को नुकसान होगा। इसके अलावा उनको, असम के लोगों को लग रहा है कि बाहरी लोगों के आने से उनके रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है ना। तो इस वजह से आंदोलन चला था। चलो एक बार पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह कथन सत्य है कि असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, जैसे कि निम्नलिखित कारणों से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। 1979 से 85 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के विरुद्ध था। भाई बाहरी लोग जो यहाँ पे आए थे उसके विरुद्ध था। असम में बांग्लादेश से काफी मुसलमान लोग आए थे। असमी लोगों को भय था कि अगर विदेशी लोग इसी तरीके से आते रहे और उनको नहीं भेजा गया उनके घर, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, है ना, और उनकी संस्कृति को फिर खतरा होगा भाई इससे। आर्थिक रूप से असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद वहां पर व्यापक गरीबी है ना, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी गरीबी है भाई। ठीक है, सरकार सही से ध्यान नहीं दे रही है इनके विकास पे। लोगों को यह अनुमान था कि प्राकृतिक संसाधन असम से बाहर भेजा जा रहा है और इससे लोगों को इसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे रीजन थे जिससे कि असम में आंदोलन होता है, असम आंदोलन, है ना। देखो, आशु आंदोलन क्या था, तर्क दीजिए। तो इसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चन आ गया, आशु आंदोलन क्या था, तर्क दीजिए। आशु आंदोलन क्या था भाई, देखो असम में जो आंदोलन चलता है उसको लीड कौन करता है भाई, आशु करता है। 1989 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने विदेशियों के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया, जो बाहरी लोग आए थे उसके खिलाफ, असम में जो बाहरी लोग आए थे उसके खिलाफ आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। आशु एक क्या था भाई, एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव जो था वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आशु का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। मतलब जो बांग्लादेश से जो बंगाली आ गए थे और जिन्होंने असम में एक तरीके से चुनाव वगैरह देना शुरू कर दिया, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया था, तो उनके खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हुए हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए, है ना। इस आंदोलन ने नए तरीके का आजमाया, मतलब इस आंदोलन ने क्या किया, नए तरीके को आजमाया। ठीक है, जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया इस आंदोलन ने। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला था। जो आशु ने जो आंदोलन चलाया था उसका समर्थन हर लोग कर रहे थे। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों को जान भी गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का भी नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ी की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, सारी समस्याएं लोगों को मतलब इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस आंदोलन के दौरान। ठीक है जी, आओ बस कुछ क्वेश्चन है, कुछ मिनट और उसके बाद हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 2 घंटे होने वाली है ना। देखो क्या है, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या थे। 1989 के बाद की राजनीति में आपको भारतीय राजनीति में मुख्य मुद्दे क्या देखने को मिलते हैं ना। 1989 के बाद की राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या है भाई। देखो 1989 में कांग्रेस सरकार की हार हुई। आप सभी को पता है कि 1989 में कांग्रेस सरकार की हार हुई, है ना। जो 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वह इस चुनाव में मात्र 197 सीटें ही जीत पाई। ठीक है, 1991 में एक बार फिर से मध्यवर्ती चुनाव हुए और कांग्रेस अपना पूरा आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। ठीक है, 1989 में ही इस परिघटना की समाप्ति हो गई, यानी कि 1989 तक हम इस बात को समझ गए कि भाई अब ना
जो कांग्रेस प्रणाली की जो हम बात करते हैं, कांग्रेस प्रणाली का अंत समझ लो। पहला पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि कांग्रेस प्रणाली का अंत 1989 में भारतीय राजनीति में बदलाव आया कि कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। मंडल मुद्दे का उदय हुआ, जो कि ओबीसी के लिए आरक्षण की बात, 27% आरक्षण की बात करते हैं, है ना। मंडल मुद्दा का उदय देखने को मिलता है। इसके अलावा नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति का सुझाव आता है। नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हो जाता है, ठीक है। तो आगे सारे जो लीडर्स वगैरह थी वो नई आर्थिक नीति को अपनाएंगे। बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया जाता है ना। और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहुत ज्यादा विवाद होता है इससे, ठीक है। धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं शुरू होती है यहीं से भाई। बाबरी मस्जिद के विघटन के बाद से ही कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति भारत में शुरू होती है, ठीक है। और यही एक रीजन है, बाबरी मस्जिद ही एक रीजन है कि आपको पता है कि कौन सी पार्टी आज सत्ता में मौजूद है ना, ठीक है। चलो, राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है भाई। देखो 1991 में क्या होता है, राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है लिट्टे के द्वारा। लिट्टे की श्रीलंकाई तमिल का जो एक ये संगठन था लिट्टे, इसके द्वारा राजीव गांधी की हत्या हो जाती है ना। तो ये पॉइंट भी आप लिखिए बस, ठीक है। गठबंधन के युग से आप क्या समझते हैं? गठबंधन के युग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस के हार के बाद, कांग्रेस के हारने के बाद भारत में कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। अब राज्यों में भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई एक पार्टी अकेले दम पे सरकार बनाने में सक्षम नहीं थी। तो कई पार्टियां आती है, मिलकर गठबंधन बनाती है, गठबंधन की सरकार बनाती है, जिससे कि गठबंधन का जो युग है उसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो केंद्र स्तर पे जो गठबंधन की जो शुरुआत हुई लगभग 1989 से ही मानी जाती है। 1989 से। राज्य स्तर पे उससे पहले भी हो रहे थे, लेकिन 1989 के चुनाव के बाद से गठबंधन का युग शुरू होता है। इन चुनाव के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई थी। तो मतलब केंद्र स्तर पे जो गठबंधन का जो शुरुआत है इसी समय से माना जाता है, ठीक है। शायद लास्ट क्वेश्चन होगा ये, है ना। लास्ट ही क्वेश्चन है लगभग लगभग, उसके बाद खत्म है। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आखिरकार हम कामयाब हो ही गए यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में हम सभी कामयाब हो ही गए हैं, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक पार्टियों में बढ़ती आम सहमति की व्याख्या कीजिए, है ना। 1991 के बाद या 1989 के बाद ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसपे सभी राजनीतिक दल जो थी वो सहमत थे, ठीक है। मतलब विरोध के मुद्दे बहुत थे, आपस में विवाद करने के लिए मुद्दे बहुत थे, लेकिन कुछ मुद्दों पे सभी पार्टी जो थी वो सहमत थे। तो कौन से मुद्दे हैं? सबसे पहली नीति थी, सबसे पहले जो सहमति की नीति थी वो आर्थिक नीति पर सहमति। सभी पार्टी चाहते थे कि हाँ भाई नई आर्थिक नीति होनी चाहिए, जो कि देश की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पर सबकी सहमति थी। दूसरा था पिछड़ी जाति व राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। जो पिछड़ी जाति है उनकी राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति देगी। मतलब जो पार्टी सत्ता में आएगी उनको पता है कि भाई पिछड़े वर्ग के ऊपर ध्यान देना होगा, इनके लिए काम करना होगा, तभी सत्ता में आ पाएगी। तो ये इस बात से भी सारे नेता लोग सहमत थे कि हाँ भाई ये चीज जरूरी है, इनको इनके विकास पे ध्यान देना होगा। देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति कि भाई अब समझ गए सारे नेता, सारी राजनीतिक पार्टियां समझ चुकी थी कि भाई अगर क्षेत्रीय दलों को भी अगर साथ में ना लेके चला जाए ना तो सरकार बनाना मुश्किल है, क्योंकि सरकार बनाने में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ चुकी थी, ठीक है। क्योंकि गठबंधन का युग शुरू हो गया था ना भाई। चौथा है विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर, सहमति हो गया, सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। मतलब इस बात को भी ज्यादातर लीडर्स मानने लगे थे कि भाई अब विचारधारा की जगह पे हमें कार्य सिद्धि पर जोर देना होगा। मतलब कार्य सिद्धि यानी कि अपने जो वादे किए हैं उन लोगों के लिए करना होगा, तभी सत्ता में आ पाओगे, नहीं तो नहीं आ पाओगे, ठीक है। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया खत्म। मतलब कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके खत्म होते हैं।